हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लास्ट लेक्चर में हमने कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन एंड एन ब्यूटेन के बारे में डिस्कस किया था। दोनों ही तरह के मॉलिक्यूल्स में दो तरह के कन्फॉर्मेशंस पाए जाते हैं, जिनमें से एक है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। दूसरा कन्फर्मेशन है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जिसकी की एनर्जी कम होती है और ज़्यादा होती है, इस कारण से स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। इन दोनों के बीच में कुछ और कन्फर्मेशंस भी पाए जाते हैं जिनकी एनर्जी इन दोनों के बीच की होती है। और ये जो कन्फर्मेशंस होते हैं या ये जो कन्फर्मर्स होते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो पाते हैं। लो टेम्परेचर पर इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है एक दूसरे में इंटरचेंज होने पर, और इस कारण से इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम कन्फर्मेशंस देखें साइक्लोहेक्सेन के, तो जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में जो दो तरह के यहाँ पे कन्फर्मेशन मेन रूप से पाए जाते हैं। पहला कन्फर्मेशन है चेयर कन्फर्मेशन और दूसरा कन्फर्मेशन है बोट कन्फर्मेशन, जिसकी की स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कन्फर्मेशन है चेयर कन्फर्मेशन, जो कि एक चेयर की तरह दिखाई देता है। दूसरा कन्फर्मेशन बोट कन्फर्मेशन है, जो कि एक बोट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम हम बोट कन्फर्मेशन हमने दिया है। यहाँ पे केवल कार्बन एटम्स की पोजीशन को दर्शाया गया है, हाइड्रोजन एटम्स को इसमें दर्शाया नहीं गया है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होता है वो चेयर कन्फर्मेशन होता है, क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन में क्या होता है, जो टॉर्जनल स्ट्रैंड होता है वो नहीं होता है। सबसे पहले ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इनके कन्फर्मेशंस को मोल नामक वैज्ञानिक ने 1918 में दिया था, और ये बताया था कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। 5 से 6 किलो जूल पर मोल के आसपास में एनर्जी डिफरेंस होता है। इसके कारण ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन की ये दोनों ही जो फॉर्म्स होती है, दोनों ही कन्फर्मेशंस होते हैं चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन। इनमें से चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो नॉन प्लेनर होती है, और जो कार्बन 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 बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे ये जो कार्बन 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 बॉन्ड एंगल होता है वह ये 109 डिग्री के आसपास होता है। तो इस कारण से ये जो स्ट्रक्चर होती है ये टॉर्जनल स्ट्रैंड से फ्री होती है, जबकि जो चेयर कन्फर्मेशन है, इसमें जो सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो स्टैगर्ड पोजीशन में होते हैं। जबकि साइक्लोहेक्सेन जो रिंग होती है उसमें इसका मतलब ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है उसमें जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो कार्बन एटम्स होते हैं, C1 और C4 कार्बन एटम्स, उनके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में जो क्या होता है डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए ये है C1 कार्बन एटम और ये C4 कार्बन एटम, तो इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, इन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा होता है। इस कारण से टॉर्जनल स्ट्रैंड यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हमने इसका सॉवर्स फार्मूला देखा। यदि इसका हम न्यूमन फार्मूला देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है न्यूमन फार्मूला में, वो एथेन के जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होता है उसकी लगभग उसकी तरह दिखता है, और वो दिखाता है कि हाइड्रोजन एटम्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस कारण से जो रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाता है, टॉर्जनल स्ट्रेन यहाँ पे कम हो जाता है।
तो रिंग के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण यहाँ पे जो चेयर कन्फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, बोट कन्फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है। अगर हम बोट कन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1 और कार्बन 4 के जो हाइड्रोजन एटम्स है उनके बीच में डिस्टेंस कम है, इसका मतलब टॉर्जनल स्ट्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस कम है, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इन हाइड्रोजन एटम्स को फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें बताया भी गया है जो बोट कन्फॉर्मेशन है ये, इसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन से नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स एक्लिप्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वंडरवॉल यहाँ पे रिपल्शन यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। इन हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या कह रहे हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स कहते हैं। और यहाँ पे एक जो बोट कन्फॉर्मेशन है उसकी एनर्जी चेयर फॉर्म से 7.1 किलोजूल पर मोल होती है, वो 5 से 7 किलोजूल पर मोल के बीच की होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है साइक्लोहेक्सेन की बोट फॉर्म की, जिसमें कि फ्लैगपोल हाइड्रोजन दिखाए गए हैं और डार्क सर्कल्स के द्वारा कार्बन एटम्स को शो किया गया है, जबकि जो लाइट सर्कल्स हैं उनके द्वारा हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन को शो किया गया है। यहाँ पे चेयर और जो बोट कन्फॉर्मेशन है उसके न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कन्फॉर्मेशन है उसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है ये एथेन के न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के जस्ट समान है। इसी तरह से जो साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म है वो एथेन के जो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है उसके न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के जस्ट समान है, जिसमें कि जो एटम्स है, कार्बन एटम्स से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम है। अब हम बात करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की। साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है उसमें जो 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इनको हम दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। 6 जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो रिंग के प्लेन के पास होते हैं उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं, और इनसे जुड़े जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनको हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। बाकी जो 6 हैं उनमें से 3 तो उस रिंग के प्लेन के ऊपर की तरफ होते हैं और 3 प्लेन के नीचे की तरफ होते हैं। इन बॉन्ड्स को हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं और इनसे संबंधित जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हम एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम साइक्लोहेक्सेन की। ये चेयर फॉर्म दी हुई है। इस चेयर फॉर्म में ये कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। ये कार्बन एटम्स को हम एक प्लेन में मान लेते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉन प्लेनर मानती हैं। तो कार्बन एटम्स को हम प्लेन में मान लेते हैं, जिनमें से जो 6 हाइड्रोजन एटम्स है जो कि प्लेन के पास होते हैं इनको हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स। ये जो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स इनको कह रहे हैं, जबकि बाकी की जो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हम एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं, जो कि जिनमें से 3 तो होते हैं प्लेन के ऊपर की तरफ। ये 3 देखिए प्लेन के ऊपर की तरफ है, इनको हम एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 तो प्लेन के ऊपर है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि प्लेन के नीचे की तरफ है।
यहाँ पे जो चेयर फॉर्म होता है वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे चेयर फॉर्म में फ्लिप कर सकता है। इस तरह से जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सियल हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए चेयर फॉर्म दी गई है। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को एल्किल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस स्थिति में यहाँ पे देखिए ये एक्सियल पोजीशन में जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पर इंटरचेंज हो रहा है दूसरी चेयर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे जिसकी पोजीशन एक्सियल थी वो दूसरी में इक्वेटोरियल में यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो ऐसा इंटरचेंज होता है जिसमें कि एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं और इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट्स एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम रिंग इन्वर्जन कहते हैं और इसको हम आगे लेक्चर में और अच्छे से